आज हम लोगों के सामने 2026 के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। इसमें आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं और आज के सेशन में 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक है, जो 2026 में आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आने वाला है। इसलिए जब इस सेट का ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों का टेस्ट लिया गया था, उस दिन भी बताया गया था कि जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले इसमें जितने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आज क्या है? आज क्या है? मेरा ये जो एक क्वेश्चन है कि आज क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों को आपके समक्ष ला कर रखेगी। जैसे में आपके इतिहास ने आपको क्या बताया है, हमारे इतिहास के साथ कितने बड़े जुमलेबाजी की गई है, और ये जो जुमलेबाजी हमारे साथ हुई है, आखिर ये जुमलेबाज कौन थे? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आज जिनके बारे में मैं हमेशा चर्चा लेता हूं कि अगर हमें आज़ादी चरखा से मिली तो फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों जो फांसी पर चढ़े, ये फांसी पर चढ़ने वाले कौन थे? आज उसी क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी राजगुरु जी का आज जन्म दिवस है, जिसके बारे में इसमें से किसी बच्चे को पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ सबको पता होगा कि हमें आज़ादी किससे मिली? चरखा चलाकर, जिन्हें हम बड़े आदर से राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं, उनका जन्म दिवस सबको याद होगा। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है पता है? कि आज़ादी में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन वो एक इकलौते इंसान थे जिनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आया था। उसके बाद क्या है ना, पता है, भारत के सबसे, एक बात पता है आप लोगों को, भारत के सबसे अमीर गरीब कौन थे? महात्मा गांधी थे। उन बेचारे के शरीर पर कपड़ा तक नहीं था, लेकिन पढ़ाई करने लंदन गए हुए थे, अमेरिका गए हुए थे। गांधी जी तो शॉर्ट के भी थे, तो एक राइटर है हिंदी में, लेकिन उसका आजादी के समय सब लड़ाई कर रहा था, उस अपन को किताब। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, पता है गांधी जी इतने गरीब थे कि उस टाइम में वो जिन बकरी का दूध पिया करते थे, उस बकरी को लक्स साबुन से नहलवाया जाता था। हाँ, लक्स साबुन बहुत पुराना है। हाँ, लक्स साबुन से नहलाया जाता था, कितने गरीब थे। और पता है उससे भी मज़ेदार बात यह है कि उनको गरीब दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता था। अभी हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना, और इतने गरीब थे, आपको विश्वास होता है कि कोई मर्सिडीज वाला किसी रिक्शा वाले को, किसी ठेला चलाने वाले व्यक्ति को अपने अगल बगल में बैठने देगा? और वो इतने गरीब थे कि उनका उठना बैठना अंग्रेजों के बड़े बड़े अफसरों के साथ था, इतने ज़्यादा गरीब थे। गरीब वो नहीं थे, गरीब भारत को बनाया गया। एक मैं कल ऐसे ही देख रहा था, एक घटनाक्रम को पढ़ रहा था, तो जिस टाइम चाचा नेहरू का कपड़ा डाइक्लीन होने जाता था दूसरे जगह, उस समय जो भारतीय फुटबॉल प्लेयर थे उनके पास जूता नहीं हुआ करता था। गरीब कौन था मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं भी गरीबी का परिभाषा तलाश करता हूँ, जब ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ ना, तो मेरे सामने वैसे वैसे गरीबों का इमेज बन जाता है जिसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अब चलिए देखिए, हमने अभी तक जितना किताब पढ़ा है, अपने इतिहास को पढ़ा है, किसी भी इतिहास में कोई भी ऐसा एक पन्ना नहीं है जिसमें राजगुरु
और सुखदेव जी के बारे में लिखा गया हो। खैर, जो भी बच्चे अपने इतिहास को जानते हैं उन सबको पता है कि राजगुरु और सुखदेव कौन थे, भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे। तो चलिए थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेते हुए उनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके बारे में कोई नहीं पढ़ाता है, जिनके बारे में कोई नहीं पढ़ता है, उनके बारे में आपको बताना मेरा दायित्व है और आपको जानना आपका कर्तव्य है। ठीक है। जो राजगुरु थे उनका जन्म 24 अगस्त 1907 ईस्वी को पुणे खोंड में हुआ था। ठीक है। वो जाति से एक ब्राह्मण थे और पुणे से निकलकर वो बनारस आए, जहाँ पर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली, वेद पुराणों की शिक्षा ली और अंततः भारत के गतिविधियों को देखते हुए, उस समय जब भारत पर अंग्रेजी शासन हावी थे, तो भारत की स्थिति को देखते हुए वे स्वतंत्रता क्रांति, स्वाधीनता क्रांति बनने का एक सपना मन में सजो लिया और उसी की पूर्ति के लिए वो घर से निकल पड़े। वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों से सहमत थे और भगत सिंह, सुखदेव के खासा व्यक्ति माने जाते थे। ये तीनों परम मित्र भी थे। मित्रता सीखना है तो उनसे सीखिए कि अगर एक मित्र जेल गया तो दूसरा और तीसरा भी उसके समर्थन में पहुंच जाए। हमारी भारत ये संस्कृति सिखलाती है दोस्ती के बारे में। आगे चलकर उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सज़ा सुना दी गई, बस फांसी उनको दे दी गई और ये तीनों महापुरुष अपने देश के स्वतंत्रता के लिए फांसी की रस्सी से झूल गए। ठीक है। उसी महापुरुष में से एक महापुरुष राजगुरु जी का आज जन्मदिन है। इनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अभी का जो टाइम है, हमारा जो इतिहास है, जब भारत स्वतंत्र हुई तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लगे बाद भारत में किनका शासन बहाल हुआ? कांग्रेसियों का। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने स्तर से इतिहास रचना प्रारंभ किया। इन्होंने बापू को राष्ट्रपिता बताया। क्या किसी भी संविधान में, हमारा जो संविधान है उसके किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी पेज में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बताया गया है? अगर बताया गया तो आप ढूंढ कर लाइए, मैं भी उस दिन से समझ लूँगा कि हाँ वाकई में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। वो राष्ट्रपिता होंगे और ज़रूर होंगे। किसके? पाकिस्तानियों के। क्योंकि हाँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि भारत के 2 टुकड़े करने वाले यही लोग हैं, चाचा नेहरू, महात्मा गांधी। और जिस समय भारत के 2 टुकड़े किए गए, भारत और पाकिस्तान के रूप में, उस टाइम भी पाकिस्तान क्षेत्र से हजारों की संख्या में लाशें भारत भेजी जा रही थी। और जो कांग्रेसी सत्ताधिकारी थे, सत्ता के लालची थे, उन्हें ये कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेसियों ने अपने हिसाब से इतिहास की रचना कर दी। जिसे महत्वपूर्ण बताना था उसे महत्वपूर्ण बताया, जिसे छुपाना था उसे छुपाया गया। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हमारे इतिहास में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जैसे लोगों का भी स्थान होना चाहिए था? और हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि ये तीनों क्रांतिकारी थे। जो बच्चा अपने छोटे से उम्र में भारत के आज़ादी का सपना देख ले और उसकी पूर्ति के लिए स्वयं को फांसी पर लटकाना स्वीकार कर ले, क्या उनका इतिहास एक लाइन में सिमट के रह जाना चाहिए था? नहीं। उनका इतिहास एक लाइन में सिमट कर रह जाना चाहिए था? नहीं। कहाँ उन क्रांतिकारियों को दफन कर दिया गया? उस क्रांतिकारियों को दफन करने वाला कौन था? तो मैं इसका एक ही सरकार को जिम्मेवार मानता हूँ,
कांग्रेस सरकार को। और अगर उसने भारतीय इतिहास में महापुरुषों को दफनाया है तो आज देखिए उनका कैरियर खुद दफन हो चुका है। अभी एक ऐसे ही शॉर्ट्स देख रहा था तो सत्ता के चाह में हमारे भारत के एक 56 वर्षीय युवा, 56 वर्षीय जवान व्यक्ति आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को देखा हूँ। मैं बहुत चीज़ सीखा हूँ इस राजनीति से कि हमारे भारत में 56 साल के जवान व्यक्ति भी होते हैं। 56 साल के, भले ही 4 साल बाद उनको फिर मोदी जी द्वारा उनको भी वृद्धा पेंशन मिलेगा, ये अलग बात है, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आप भी कभी ऐसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको भी दिख जाएगा। उनसे निर्वाचन आयोग नहीं बोला जा रहा है। पता है एक और घटना सामने है, कभी कभी आप देखिएगा अगर आपका बिल्कुल चिंतित है, किसी काम में नहीं लग रहा है, आप बेचैन हैं, तो आप 2 व्यक्तियों को खोल लीजिए, एक राहुल गांधी और दूसरा तेजस्वी यादव। समय इतना मस्ती में कट जाएगा कि क्या ही आपको बताया जाए। हाँ आने वाले हैं जी। बैरगनिया में भी उनका आगमन है 28 तारीख को, पटेल चौक पे लोगों को संबोधित करेंगे। पता नहीं जिन्होंने मेरा नाम रखा, मैं तो सोचता हूँ कि उन्हीं पर जाकर केस कर दूँ कि मेरा नाम राहुल क्यों रखा गया, ठीक है, ताकि मैं जब बच्चों को उनके बारे में बताऊँ तो बच्चे मुझे यही कहते कि सर आपका भी तो नाम वही है, ठीक है। इसलिए मैं भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहता हूँ कि बच्चे सीधे तौर पर मेरे ऊपर उंगली उठा देते हैं, ठीक है। चलिए अब टाइम जाया ना करते हुए हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए रखा गया है और ये जो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि जब मैं इसे पढ़ाऊँ तो आप लोग जवाब देते चले। अगर आप अपने हाथ में फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं तो फ़ोन में एक ऑप्शन आता है नीचे की तरफ, आप देखेंगे कमेंट करने का, जाहिर सी बात है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड खुलेगा और आप भी क्लिक कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं तो, ठीक है। आज हमारे पास 100 ऑब्जेक्टिव है, एक एक ऑब्जेक्टिव को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि आप इसको ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें समाहित किया गया है। इसमें आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देखने को मिल जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन आपको आपके जो बुक है हिंदी का, उसमें जो गद्य और पद दोनों खंड है वो दोनों जगहों से क्वेश्चन को उठाया गया है। कुछ व्याकरण का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको टाइम भी बीच में प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था, ये आपके पाठ्य पुस्तक का ही क्वेश्चन है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सुबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? जल्दी जवाब दीजिए। चलिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। ए नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सुबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? लहना सिंह। इसमें से कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा ये इस पाठ की रचना की गई है। दूसरा क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया? इसमें से किसने संपूर्ण क्रांति भाषण दिया? तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयप्रकाश नारायण। ओ सदानीरा, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इसे पढ़ा है, ठीक है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? तो बी नंबर जगदीश चंद्र माथुर जी का ये रचना है, ठीक है। बढ़ते आगे की तरफ, अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इस पार्ट को आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है।
इस पाठ को आपने नहीं पढ़ा है। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये जूठन है। देखिए जूठन का मतलब क्या होता है? जो जूठा होता है उसको खाया जाना। ये समाज के एक कुरीति को दिखाता है। उस कुरीति में क्या शामिल है? तो शोषण को दिखाया गया है, जो हमारे समाज में जाति आधारित शोषण की गई थी, उसी घटनाक्रम को इसमें दिखाया गया है। तो ये किनके द्वारा रचित है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। ये भी एक वाल्मीकि समाज से ही बिलोंग करते थे ये जो राइटर है। आगे है शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? ये जो शिक्षा है किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति। ये किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सामने क्वेश्चन आ रहा है, इस पार्ट को अभी आपने जस्ट पढ़ा है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो करबक के रचनाकार है, जिसमें आपको करबक के बारे में विशेष जानकारियां दी गई थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? उसी में आपने देखा था कि इनका जो सबसे पॉपुलर रचना है वो कौन है? पद्मावत है। अगला है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकते। यह कथन किस लेखक का है? जरा आप हमें बताइए, किस लेखक का है? जे कृष्णमूर्ति का है। जे कृष्णमूर्ति जी ने कौन सा पाठ लिखा था? शिक्षा। अब यहाँ देखिए, मेधा यानी कि शिक्षा को दिखाता है ये। ठीक है, तो ये लाइन किनके द्वारा दिया गया है? जे कृष्णमूर्ति के द्वारा दिया गया है। आगे है सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? कौन सा रस इनके रचना में नहीं पाया जाता है? तो इनके रचना में वीर रस नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके रचना में वीर रस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जरा बताइए यहाँ पे कि 9वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, 9वां नंबर की हिंदी साहित्य का सूर्य, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने वाला है। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया। क्या खो गया? पंच परमेश्वर खो गया। अगर पंचायती राज का बात किया जाए कि पंचायती राज में क्या खो गया, तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे बढ़ेंगे तब देखिए आप, अगला जो क्वेश्चन है, इस पाठ को आपने पढ़ा है। एक लेख और एक पत्र में जिन महापुरुषों के बारे में भी हमने बात किया है वो हमारे समक्ष फिर से मिले हैं। क्वेश्चन है इसमें कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो इन्होंने पत्र सुखदेव को लिखा था। और ये पाठ किसके द्वारा? एक लेख और एक पत्र किनके द्वारा रचित है? भगत सिंह जी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति, जो जयशंकर प्रसाद है उनकी नाट्य कृति इसमें से कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी है। कौन है? ध्रुव स्वामिनी। बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ सप्तक, 13वां नंबर क्वेश्चन है, ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ताड़ सप्तक को कब प्रकाशित किया गया था? तो ताड़ सप्तक को 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1943 में ताड़ सप्तक को प्रकाशित किया गया था। इसका ईस्वी याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिताजी का क्या नाम है? ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, केसरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? इसमें से जो केसरिया पुरस्कार है वो किसको दिया गया है?
सुभद्रा कुमारी चौहान को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम बढ़ेंगे तो अब देखिए, जरा बताइए इस क्वेश्चन का जवाब हम आप लोगों से चाहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? क्या है? कहानी है या निबंध है? फटाक से क्लियर होकर जवाब दीजिए। ये जो अर्धनारीश्वर है ये निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर निबंध है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? जरा आप यहां देखेंगे, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? तो ये शोक गीत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गीत हो जाएगा? शोक गीत हो जाएगा, ये शोक गीत है। 18 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? जरा बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जयपुर में हुआ था। आप बिल्कुल सही है, इनका जन्म जयपुर में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे बीच है 19 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान क्या है? सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ये यहाँ पर भी आपका समझ पूरा बन पड़ रहा है, ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, सिमरिया बेगूसराय। फटाफट आप जवाब देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इस पॉइंट को आपको कितना बार पढ़ाया गया जिसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर ही संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता है। 21 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए जी। बिल्कुल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ठीक है, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है, बताइए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान। एक बार फिर से देखिए, कहाँ है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान? जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। विशेष जानकारी देख लीजिए, शाहजहां वही है, उत्तर प्रदेश के खुर्जा के पास एक गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो वर्तमान में खुर्जा के नाम से प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इस चीज को आपने जस्ट अभी पढ़ा है। मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। इनके बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी था। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बताइए। इसमें दो ही ऑप्शन सही हो सकता है, एक उर्वशी और एक रश्मि रथी।
कितने बच्चे इसमें उर्वशी के पास जाना चाहेंगे और कितने बच्चे रश्मि रथी के पास? इस बताइए जरा। ए नंबर, चलिए बिल्कुल सही। जिनका ए नंबर है वो अपना ए नंबर टिक लगा सकते हैं, उर्वशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? निम्न में से कौन कहानी है? शिक्षा, उसने कहा था, तिरिच, रोज। जरा बताइए आप किधर समझ बना पाते हैं? मील का पत्थर, ये जो शब्द है इसका उपयोग निम्न में से किस कहानी में किया गया है? ये पूछा जा रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? तो उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? आपको पता है? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, हजारा सिंह उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ शालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? बता सकते हैं कहां से? उसने कहा था, ओ सदानीरा तिरिच जूठन, उसने कहा था। ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, महेश्वर किस कहानी के पात्र है? महेश्वर, रोज, जूठन, तिरिच, ओ सदानीरा। रोज, जिसमें ये डिस्पेंसरी चलाता है, पढ़े हैं आप लोगों को पार्ट भी इसका करवाया गया है, जिसमें ये क्या करते हैं? डिस्पेंसरी चलाते। कौन? महेश्वर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, जिसको आपने जस्ट अभी पढ़ा है, कुंती किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ। ये रहती कौन है? तो इसमें एक जो प्रधान पात्रा है बिस्ने, उसी की परोशन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो नामवर सिंह को। कविता के नए प्रतिमान किन्हें कहा गया है? तो नामवर सिंह को कहा गया है। ठीक है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति के शीर्षक पाठ से। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक का पहला ही पाठ है, बातचीत, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके भीतर का गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? तो ये जो पुरस्कार है खास करके जो जिन्हें समाज में पिछड़ा वर्ग कहा गया है उन्हीं के लेखकों को दिया जाता है। इसमें किनका नाम आता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का आता है। इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है आपके पाठ्य पुस्तक का? तो इन्होंने जूठन लिखा है। ठीक है, इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है? तो जूठन लिखा है। ठीक है, आगे है, इनमें से इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये इसी पाठ का है, जूठन का ही है। इसमें होता क्या है? तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जब किसी जानवर की मृत्यु हो जाती थी तो उसके खाल को निकाल लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके खाल का उपयोग हम ढोलक, तबला इत्यादि वाद्य यंत्रों पर उसके परत को चढ़ाने में किया जाता था ताकि इससे आवाज निकल सके। ठीक है, ये एक घटनाक्रम है कि शायद जब इस पाठ को पढ़ाऊंगा, शायद तो नहीं, मैं श्योर हूँ, लेकिन शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि जब इस पाठ को पढ़ाऊंगा ताकि ये क्लियर हो पाए। जब बैल या कोई ऐसे ही है, बैल या गाय है, जानवर की मृत्यु हो जाती है किसी गांव के उस सेठ की, तो इन्हीं के यहाँ खबर आता है कि भाई इस जानवर को उठाकर ले जाओ, अपना इसको कहीं गाड़ गुड़ देना और इसका चमड़ा अपना निकाल कर बेच लेना। तो ये खबर आया रहता है इनके पिताजी के पास, और किसी कारण बस इनके पिताजी वहाँ रहते नहीं है, तो ये जिम्मा किसको सौंपा जाता है? इनके चाचा जी को। इनके चाचा जी विद्यालय जाते हैं, उस टाइम ये वाल्मीकि जी विद्यालय में रहते हैं, इनको विद्यालय से बुलाकर लाया जाता है और उस जानवर का चमड़ा उतार कर और उसको मोड़ कर इनके चाचा जी इसके सर पे रख देते हैं।
किसको घर लेकर चलो। अब उस चमड़ा में से उस जानवर का खून टपक रहा है और पूरा खून से लथपथ ये बच्चा जब घर पहुंचता है और भारी चमड़ा ये खुद को संभाल नहीं पाता है, उसी टाइम इनकी माता जी इनके चाचा जी से कहते हैं कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो जूठन से। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, किस पाठ से है? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन में जूठन है, बिल्कुल आप इसमें टिक लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपको टिक नहीं लगाना है, एग्जाम में आपको OMR मिलता है, आपको अपना OMR फिल करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? ये जो इसमें पंडित राम अवतार वैद्य है और पिताजी है, ये किस कहानी के पाठ है? तिरिच, रोज, जूठन और सदानीरा, ये किसके है? तो ये तिरिच पाठ के ये पात्र है। अगला है जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पाठ है? जरा बताइए। जूठन, रोज, शिक्षा और बातचीत, बताइए जल्दी। जूठन का ही ये भी जो पात्र है, जूठन के ये भी पात्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ पाठों को जरा आप लोग ध्यान करिए। आपको रोज पढ़ाया गया है, क्या रोज में जसवीर और जनेसर का जिक्र है? नहीं। बातचीत में है? नहीं है। उसके बाद शिक्षा तो अभी आप लोग पढ़े नहीं है, संभवतः यही दोनों ऑप्शन बनता है, तो इसमें से ये आपका आंसर सही है, ठीक है। बढ़ते आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप देखकर ही जवाब दे। जो क्वेश्चन है प्रेमाख्यानक, इस शब्द को मैंने आपको पढ़ाया है। प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी जिनका पूरा नाम है, ठीक है, जो एक आंख और एक कान से डैमेज थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? बताइए, कोई बच्चे बता सकते हैं? करबक से ही है, बिल्कुल सही। ये पाठ करबक से, ये जो लाइन है करबक पाठ से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कली कराल दुकाल दारुन सबको भांति कुशाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? जरा बताइए, ये कहां से लिया गया है? तुलसी के पद से, सॉरी, तुलसी के पद से, छपै, हार जीत, पुत्र वियोग। तो ये जो लाइन है ये आपके पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हार जीत से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बताइए। पुत्र वियोग, हार जीत, अधिनायक, उषा। चलिए, ये अधिनायक से है। कहां से है? अधिनायक से हैं। यहीं पर आप लोगों ने गलती किया था। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, अगर आप पुत्र वियोग कह रहे हैं तो पुत्र वियोग में बाजा कहां से बजेगा? पुत्र वियोग का अर्थ ये होता है कि अगर किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके शोक में शोकाकुल परिवार, अगर परिवार शोकाकुल है तो बाजा कहां से बजेगा? इस हिसाब से पुत्र वियोग तो पहले ही गलत है, ठीक है। उषा मतलब उगता हुआ किरण, यहां से कहीं पर भी ये चीज उत्पन्न हो नहीं रहा है। हार जीत के लिए 1 मिनट के लिए मान सकते थे, इसने यहाँ पर आंसर इसका अधिनायक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला स्लाइड की तरफ। आप देखेंगे अगला है कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। जरा ध्यान कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लाइन को पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। जरा देखिए, जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? अधिनायक, गांव का घर, उषा, हार जीत। किससे होगा? क्लियर हो रहा है, गांव के घर कहां से है? गांव के घर से है, इसलिए आपका हार जीत, उषा और अधिनायक ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? गांव का घर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, अपूर्ण है,
नारीत्व नहीं, यहाँ से क्लियर पुरुष और नारी है, यानी कि अर्धनारीश्वर है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आप ध्यान कीजिए, ध्यान से इसको पढ़िए, आपको खुद ब खुद आंसर आपके समक्ष इसका मिल जाएगा अगर आपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है तो। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में आपका जो पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है इजीली बन जाए, तो आप भी बुक को, आपके पास जो किताब है उसको आप पढ़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना बुक को पढ़े हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव को सही नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? गंडक नदी की चर्चा है। बिल्कुल, आप लोगों का जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। कांटों के चुभने से, कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? 44 नंबर क्वेश्चन कि तिरछ कहानी किस प्रकार की रचना है? जो तिरछ है ये जादुई यथार्थवादी है। ठीक है, यह कैसी कहानी है? यह जादुई यथार्थवादी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? बताइए कौन है? ए नंबर। अज्ञेय है। अज्ञेय ने किस पाठ की रचना की है? रोज की। चलिए, जब अज्ञेय है तो वो फिर आपका उसमें उसका जो आंसर है रोज ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। तिरछ शीर्षक पाठ में तिरछ क्या है? क्या है? तो ये एक विषैला कीड़ा है। क्या है? एक विषैला कीड़ा है। तिरछ क्या है? एक विषैला कीड़ा है जो लेखक के पिताजी को काट लेता है, और उसके काटने से वो जो विष है इनके पिताजी के माइंड में इतना हावी हो जाता है कि पागल जैसे करते हैं, और अंततः उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और वाकई में ये कोई बीमारी नहीं था, ये समाज के गंदी विचारधाराओं को दर्शाया गया है तिरछ के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? जैसे ही अगर दलित का बात आ रहा है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आपने इसको बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? बताइए किससे है? बी नंबर, ओ सदानीरा से है। ठीक है, पुंडलिक जी इन्होंने इनको जो पठन पाठन का कार्यभार सौंपा गया था, किस विद्यालय में सौंपा गया था? कहाँ के विद्यालय में? भितिहरवा के विद्यालय में। उस विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। उन्होंने कितने विद्यालय की स्थापना की थी? 3 विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ कहाँ? भितिहरवा, मधुबन, बरहरवा, 3 जगह उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर। सिपाही की माँ एकांकी। एक ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो रहा है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? इसमें से कौन सी पात्रा नहीं है? मालती नहीं है। मुन्नी तो है, उनकी बेटी है। कुंती भी है, जो परोशन है। बिस्नी भी है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालती नहीं है उस पाठ में। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से है? जूठन से है। जस्ट अभी आपने इसके बारे में सुना है, मैंने अभी जस्ट इसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए, अब यहां से आपका व्याकरण स्टार्ट होता है। कुछ क्वेश्चन यहां से व्याकरण को आपको देखने को मिल जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन। बिना वेतन के लिए एक शब्द। वैसा व्यक्ति जो बिना वेतन का ही काम करता है उसे क्या कहा जाता है? अवैतनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अवैतनिक। 52 नंबर क्वेश्चन। कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो व्यक्ति कलम का कमाई खाता है उसे मसीहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? उसे मसीहजीवी कहा जाता है, जो कलम का कमाई खाता है। कलम का कमाई कौन खाता है? एक शिक्षक। ठीक है,
जरूरी है शिक्षा की। हर इंसान तो कलम का यूज बात सही है करता है। सर, कलम की कमाई है, जरूरी नहीं कि ये शिक्षक है। पहली प्राथमिकता किसको? अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इसी क्वेश्चन पे मैं एक घटनाक्रम आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा डाकू थे जिनका नाम था अंगुलीमाल, ठीक है। वो क्या करते थे, वो लोगों को मारकर, ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, वो लोगों को मारकर उसने प्रण लिया था, कुछ अपना टारगेट सेट किया था कि मुझे इतने लोगों को मारना है। तो गिनती कैसे हो पाती, तो वो लोगों को मारता था और उसका एक उंगली काटकर अपने माला में पिरो लेता था ताकि काउंटिंग हो सके। एक बार भगवान बुद्ध, और वो जंगल में रहते थे, भगवान बुद्ध उसी जंगल से जाते हैं, तो जाना उनका होता है, तो उस डाकू की जो माता श्री उनको रोकती है कि अरे भाई तुम इधर से मत जाओ, उस जंगल में मेरा बेटा, उस जंगल में एक बड़ा भारी डाकू है, वो जिस आदमी को देखता है उसको मार देता है। भगवान बुद्ध पूछे कि बताइए आपको कैसे पता, तो ये कहती कि मेरा ही बेटा है, वो मेरा ही बेटा है, मत जाओ, ठीक है। जब ये जाते हैं तो अंगुलीमाल इनको भी रोकता है, कहता है कि भाई मैंने प्रण लिया है कि मैं मारूंगा तुम, मैं इतने व्यक्तियों को मारूंगा, तुम आए हो मैं तुमको भी मारूंगा। तो ये कहते कि एक काम करो, तुम जाकर जरा पूछो अपने घर वालों से कि तुम तो जो ये काट मार करते हो, साथ ही साथ उसके पास जो रुपया पैसा होता है सब तुम लूट लेते हो, उससे तुम अपना घर परिवार भी चलाता होगा, तो तुम अपने घर जाकर पूछो कि तुम ये जो पाप कर रहे हो क्या उसमें तुम्हारे घर के लोग भी भागीदार है क्या। अब ये पहुंचते हैं अपने घर, कहते हैं कि भैया तू हमको चढ़ा रहा है, मैं जाऊँ घर पूछने, तब तक तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओगे। ये कहते हैं कि अरे मैं संत हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही तुमको झूठा वचन दूंगा, तुम जाओ पूछ कर आओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। ये पहुँचते अपने घर और अपने घर वालों से पूछते कि वो बात बताओ, मैं ये जो काट मार करके लोगों का धन रुपया लूट कर लाता हूँ और उससे घर जो चलाता हूँ, और वहाँ से जो मुझे पाप अर्जित होता है, उस पाप में भागीदार कौन कौन लोग हैं घर का। उनके घर से उनको जवाब मिलता है कि घर को चलाने की दायित्व तुम्हारे ऊपर है, अब तुम चोरी करके चलाओ या ईमानदारी से चलाओ, ये तुम्हारा दायित्व है, और तुम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हो, तो तुम्हारे इस पाप में मैं भागीदार क्यों बनूं। वहीं पे उनका आँख खुल जाता है और यहाँ आते कहते कि महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मेरे घर पे सब कह रहा है कि इस पाप का भागीदार मैं नहीं हूँ, कि आज से हो गया, मैं भी अब ये पाप नहीं करूँगा। और समझे, तो अगर मैं अपना घर चला रहा हूँ तो मैं कैसे चला रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है, घर को चलाना मेरा दायित्व है, और मैं अगर अपने घर के निर्वहन के लिए पाप करूँ या पुण्य करूँ उसमें मेरे फैमिली वाले कहीं उसके हकदार नहीं होते। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला स्लाइड देखेंगे आप लोग। मसीह जीवी बताया तो हूं मैं, मसीह जीवी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन है कि जहां पुस्तकें छपती हो, जहां पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द है, ठीक है, टंकनालय। जहां पुस्तक छपता है उस स्थान को टंकनालय कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, पुस्तक छपने वाले स्थान को टंकनालय कहा जाता है। निर्माणशाला तो मतलब किसी भी चीज का निर्माण हो सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक छापा जा रहा है, ना कि पुस्तक का निर्माण, नया सिरा से पुस्तक को लिखा नहीं जा रहा है। जो पुस्तक बना हुआ है सिर्फ उसका प्रिंट आउट किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है? नौसेना। ठीक है, जो थल पे रहता है, जमीन पे रहता है, थल सेना, और जो वायु मार्ग से युद्ध को, क्वेश्चन पूरा ना बोले, आधे पर रोक दे रहे हो भाई। चलो, उसको क्या कहते हैं? वायुसेना कहते हैं। 55 नंबर, जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द
क्या हो जाएगा? फलाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? फलाहारी। जो फल का आहार करता है क्या कहलाएगा? फलाहारी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? क्या है? छात्रावास है। जहां पे छात्र रहता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? छात्रावास कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजदूत, ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया था कि राजदूत कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय है। कौन है? ये कर्मधारय है। कौन सा समास है बाबू? कर्मधारय है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति शब्द कौन सा समास है? यही शब्द आपको मैंने करवाया था। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। कौन सा समास? अवयवी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे भला बुरा शब्द कौन सा समास है? जरा ध्यान कीजिए, मैं बताया था आपको कि अगर बीच में योजक चिन्ह हो तो कौन सा समास हो जाता है? बताइए। द्विगु या द्वंद्व? द्वंद्व समास होता है। द्विगु कौन होता है? तो जिसका पहला पद संख्या हो वो क्या कहलाएगा? द्विगु कहलाएगा। जिसका पहला पद में कोई संख्या झलकता हो द्विगु कहलाएगा, और जिसमें योजक चिन्ह हो द्वंद्व कहलाएगा। इससे वीआईपी तरीका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको समझने का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है दोपहर। जरा बताइए, जस्ट अभी इस पर हमने डिस्कस किया है। दोपहर यानी कि दो संज्ञा को दिखा रहा है, कौन सा समास हो गया? बताइए, कौन सा हुआ? द्विगु हुआ। कौन सा समास? बिल्कुल द्विगु होगा। क्यों? क्योंकि दो संख्या को दिखा रहा है। योजक चिन्ह रहता तो द्वंद्व हो जाता। ठीक है कहीं कुछ कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए फिर से माँ बाप योजक चिन्ह आया, कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? द्वंद्व हुआ। अब आगे देखिए चतुरानन, चतुरानन में चतुर यानी कि चार, किसे दिखाया जा रहा है? चार को दिखाया जा रहा है। कौन सा समास है ये? हाँ, अब यहां देखिए चतुरानन शब्द तो यहां पर है। अब जरा समास पर विचार कीजिए। आपको सभी समासों का भेद बताया गया था, भेदों को लिखवाया गया था। जरा आप हमें बताइए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? कोई बच्चा अगर जवाब दे सके तो। दो जिसमें दो गो पद आए और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रदर्शित कर दे, क्या कहलाता है? बहुब्रीहि कहलाता है। चतुरानन, इसमें दो शब्द, इसमें चतुर, चतुर से चार नहीं होता है, चतुर्थ से चार होता है। यानी कि यहाँ पर संख्या नहीं दिख रहा है और यहाँ पर ये तीसरी चीज को दिखाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुरानन यानी कि जिसके चार आनन हो। ठीक है, जिसके चार आनन हो, लेकिन वहां पर आगे संख्या क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, चतुरानन जिसके चार आनन हो। चार हाथ किसके हैं? गणेश जी का भी है, उन्हें भी चतुरानन कहा जा सकता है। दशानन जैसे रावण को कहा जाता है, उनके पास कितने आनन है? अच्छा एक बात बताओ, चतुरानन गणेश जी को कहा जा सकता है? क्यों? आनन मतलब क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर से क्लियर किया जाए। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है, चतुरानन शब्द कौन सा समास है? चतुरानन, आनन मतलब होता है सिर, जिसके चार सिर हो। दशानन जिसके 10 सिर हो, चतुरानन जिसके 4 सिर हो। अब याद देखिए बुआ, यहाँ पर दो शब्द लिया गया है, वो चार और दूसरा सर, लेकिन यहाँ पर संदर्भित कौन हो रहे हैं? ब्रह्मा जी, क्योंकि उनके पास 4 सिर था। ठीक है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा बताइए अगला क्वेश्चन 63 नंबर। 63 नंबर, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कौन होता है? तो जो आपके गुण
दोष को प्रकट करे। भाववाचक, इनका गुण क्या है कि अब ये बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, जैसे एक दिन आप भी हो जाएंगे बूढ़े, जो लड़कियां लोग हैं ये भी हो जाएगी बुढ़िया, और सबसे पहले मैं हो जाऊंगा। सही बात है, इसमें जितने बच्चे बैठे हुए हैं सबसे पहले तो मैं ही हो जाऊंगा, ठीक है। कौन सा संज्ञा है बाबू? भाववाचक। यहाँ देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शब्द कौन सा संज्ञा है? पाटलिपुत्र व्यक्तिवाचक, कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुच्छा समूहवाचक, गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। चीनी शब्द जिसे नापा या तौला जा सके, द्रव्यवाचक, जिसे नापा या तौला जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या चीनी को हम तौल नहीं सकते हैं? आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी, इसलिए क्या हो गया? इसलिए आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या हो गया बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं। हे बाबू इधर देखो, कुछ बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को भी गलत किए हैं। कुछ बच्चे इस टाइप के शुद्ध और अशुद्ध शब्द को भी गलत किए हैं, और संभवतः जिनका नंबर निम्न स्तरीय का है उनका ये भी गलत था, ठीक है। 67 नंबर, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? आशीर्वाद में सबसे पहले हई सा तो आता ही नहीं है, दंती सा नहीं आता है, कौन सा आता है? तलावे सा आता है। अब जरा देखिए, आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद नहीं होता है, यहाँ पे आकार नहीं, इसलिए ये भी गलत है। अब इस दोनों में क्या होगा? ए नंबर या 2 नंबर? हाँ, पहले उच्चारण को पकड़ो। आशीर्वाद, स और व के बीच में र आ रहा है, स और र के स और व के बीच में र आ रहा है, और ये जो र है ये स से पहले को दिखाता है, व से पहले वाला रेफ रहेगा वो बीच में र को दिखाएगा, इसलिए इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद ना कि आरसीवाद होता है, आशीर्वाद होता है, इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे आप आरसीवाद पढ़ेंगे। आरसीवाद होता है क्या? नहीं, आशीर्वाद होता है। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन को भी गलत किए हैं, और जिन बच्चों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को गलत किया उनके मुखमंडल पर छोटा सा मुस्कान साफ झलक रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इस टाइप का भी 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। प्रसाद, समिति, प्रणाम, प्रशंसा, कौन सही है? ए नंबर प्रशंसा, ये आप लोग ने इसे पकड़ा है। चलिए हम लोग अब कैसे कहा जाए कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर नहीं करवाया गया। क्या विशेषण आप लोगों को पढ़ाया गया था? विशेषण, हाँ पढ़ाया गया था। उसी में आपको विशेषण में विभिन्न शब्दों को भी करवाया गया था कि उसकी विशेषता क्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक, क्या होगा? ऐतिहासिक। बहुत बच्चे इसमें ऐतिहासिक लगा दिए हुए थे, ये तो आपका पहले गलत है, ये भी गलत है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है। आगे है लोक, शब्द का विशेषण क्या होगा? लौकिक, क्या हो जाएगा? लौकिक होगा, लौकिक नहीं लौकिक होगा। आप यहाँ पर भी कंफ्यूज करते हैं, ध्यान दिया कीजिए शब्दों पर। लौकिक इसका विशेषण हो जाएगा। भारत का विशेषण क्या है? भारत का विशेषण भारतीय, ठीक है। कौन सा भारतीय? दोनों भारतीय है, बी या डी? बी नंबर भारतीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तब जरा आप देखिए, जरा देखिए, ये मुहावरा आप लोगों पर फिट बैठना चाहिए। 72 नंबर, खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत परिश्रम करना, ठीक है। आगे है ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ये संभवतः लड़ाई के समय में इसका यूज होता है, इसलिए लड़ाई करना इसका ऑप्शन थोड़ा सा हटके डाला गया है। वैसे ईंट से ईंट बजाने का ये भी हो सकता है जवाब देना। क्या देना बाबू? जवाब देना, ये भी इसका आंसर हो सकता है। थोड़ा सा हटके इसका ऑप्शन डाला गया है, लड़ाई करना। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए,
कुछ मुहावरा ऐसा होता है कि पढ़ के हंसी आती है। गाल बजाना, ठीक है, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? डिंग हाँकना। गाल बजाना का डिंग हाँकना होता है। गाल बजाने का मतलब होता है लंबा लंबा छोड़ना, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। डिंग हाँकने का भी मतलब वही होता है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची, आप लोगों को पर्यायवाची भी पढ़ाया गया है। अग्नि का अग्नि, आग, पावक, ज्वाला, पावक है इसमें, है ना, पढ़ाया गया है, याद भी करवाया गया था। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो वस्त्र। क्या होगा? वस्त्र होगा। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ेंगे, अब आ जाइए स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जो मेथड आपको दिया गया था उस मेथड को आप खींच कर लाइए और सारा चीज आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक भी लिंग आपका यहाँ का गलत नहीं होने वाला है। कैसे? आपको बताया गया है लिंग को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे मैं बात तो दो कहूंगा, लेकिन अभी यही कह रहा हूं कि एक बात ध्यान रखिएगा। क्या? तो जिस शब्द के अंत में अ आ रहा है, यानी कि अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जितना नरम चीजें है स्त्रीलिंग होती है और जितना कठोर चीजें है पुल्लिंग होता है। जैसे धूप पुल्लिंग हो गया, चांदनी शीतल है, स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। आखिर ये व्याकरण बनाने वाले थे कौन कि जितने कठोर चीजें हैं सब पुरुष के झोली में डाल दिया और जितनी कोमल चीजें हैं सब महिलाओं के झोली में जाने दिया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जो बातें आपको बताया गया कि सभी अधिकांशतः, सभी नहीं, अधिकांशतः आकारांत शब्द, यानी कि जिसका अंत अ से हो पुल्लिंग होगा और अधिकांशतः आकारांत शब्द जिसका अंत आ से हो स्त्रीलिंग होगा। आइए पहचानते हैं। का, ज, ल के अंत में अ आ रहा है, अ वाला पुल्लिंग होगा। आप पुल्लिंग में टिक लगाएंगे 100% सही होगा। नीचे आत्मा है, अंत में आ आया, आ वाला स्त्रीलिंग होगा, इसलिए आप स्त्रीलिंग में टिक लगाइएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नीचे आते हैं एक और, इस दोनों को देखने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। अब आप बताइए प्राण शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग होगा। प्राण, ण में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपका जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है गलत नहीं होगा। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी आ जाता है जो अपवाद में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार शब्द का विलोम आपने पढ़ा है। पुरस्कार का क्या होता है? दंड होता है। पुरस्कार का उल्टा दंड होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे अनुराग शब्द का विलोम। ये सारी चीजें आपको याद करवाया गया है। अगर आपने वाकई में इसको पढ़ा है तो आप देखकर इसका जवाब दे सकते हैं। वैसे विलोम में अधिकांशतः जो आंसर होता है राइमिंग सेट आप कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अनुराग, अनुराग है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है राग, तो राइमिंग किससे मिलेगा? राग से ही मिलेगा। अनुराग का विराग, आंसर आपका सही है, ठीक है। कृपा, कृपा का क्या हो जाएगा? कृपा का हो जाएगा कोप, ठीक है। कृपा का हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर कोप। गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र। क्या होता है बाबू? गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र। बहुत बच्चे इसमें परतंत्र लगाए होंगे, बहुत बच्चे, मुझे पता है। एक्चुअली बात यह है कि अगर मैं आपको क्लास करवाता हूं तो मेरी समझ यहाँ तक भी बनती है कि मेरे बच्चे क्या आंसर दे सकते हैं। थोड़ा ऑनेस्टली बताना है, कितने बच्चों ने गणतंत्र लगाया था? गणतंत्र, लेकिन राजतंत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए साकार शब्द का विलोम क्या होगा? निराकार, अतिकार, वेकार, इनमें से कोई नहीं। निराकार। साकार का निराकार होता है। दक्षिण शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दक्षिण शब्द का विलोम क्या होता है बाबू? उत्तर होता है, ठीक है। नील कमल कौन सा समास है बताइए? इसी क्वेश्चन को क्या ऐसा लग रहा है कि जितना क्वेश्चन है सारा आपको पढ़ाया गया क्वेश्चन दिया गया है? कौन सा समास है बताइए? कर्मधारय है, ठीक है। नीलकमल कर्मधारय समास है। आगे बताइए। थोड़ा पानी
किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण थोड़ा पानी है? ये परिमाण बोधक हो जाएगा, ठीक है, परिमाण बोधक हो जाएगा थोड़ा पानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तब आप देखिए आ गया आप संधि, बिल्कुल इजी डाला गया था, और इसमें भी बच्चे उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 88 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जगत जोर नाथ। अब जरा आप देखिए, यहाँ पर भी जगत नाथ है, सॉरी, यहाँ पर भी जगत प्लस नाथ है और यहाँ पर भी जगत प्लस नाथ है। अब जरा आप देखिए, यहाँ पर नाना संयुक्त है, और नाना संयुक्त को कौन दिखाता है? ये जो हलंत है वो प्रकट करता है। नाना संयुक्त को अगर कहीं पर ना, अगर कोई जो शब्द है संयुक्त में है, दो अक्षरों को एक साथ लिखा गया है, यानी कि उसे कौन प्रकट कर पाएगा? हलंत वाला। इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? जगतनाथ, ए नंबर, ना कि डी नंबर, ठीक है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते तो जगतनाथ, ये भी इस पर आप टिक लगा देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चे एग्जाम जब देकर आते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो सारा क्वेश्चन सही लिखा था, गलत कैसे हो गया? तो ऐसे ही गलत हो जाता है बाबू, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ देखिए 89, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद। विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी यानी कि जो विद्या रूपी अर्थी को उठाए उसी को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी कहा जाता है। दिगंबर, दिगंबर हमने पढ़ा है, दिक जोड़ अंबर दिगंबर, दिक जोड़ अंबर दिगंबर। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दो गो दिक जोड़ अंबर है, एक ए नंबर और दूसरा बी नंबर। अब मैं यहां से जानना चाहूंगा कि आपका सोच, फटाक से आप कमेंट भी कर सकते हैं, फटाक से जवाब दीजिए कि इसमें ए नंबर आंसर होगा या बी नंबर? बी नंबर। क्यों? फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं म और ब क्या है? संयुक्त में है, और संयुक्त को कौन संदर्भित करता है? हलंत वाला, यानी कि आपका बी नंबर आंसर सही होगा, ना कि एक नंबर। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे है मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मदिरालय, बताइए जल्दी, कौन होगा? कहीं पर यहाँ पर आपको बिंदु दिख रहा है बाबू, तो फिर आप बिंदु वाला आंसर कैसे कह सकते हैं? ये तो आपका पहले गलत है, ठीक है। सी नहीं, मदिर जोर आलय नहीं, मदिरालय, मदिरालय, मदिरा जोर आलय, ठीक है। इसका मदिरालय का संधि विच्छेद मदिरा जोर आलय होता है, मदिरालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, आ जाइए। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आया, उपसर्ग का, प्रत्यय एक भी डाला ही नहीं गया है, ठीक है, और बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में जो भी बच्चे अभी बैठे हुए हैं या जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाए, इसलिए मैंने हल्का हल्का क्वेश्चन को सेट किया है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपने आज देखा है, ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया जाता है वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। बात समझ रहे हैं? यानी कि सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग होता क्या है? तो उपसर्ग जब दो शब्द मिलकर तीसरे अर्थ को प्रकट करे, और उसमें जो पहला शब्द होता है वो शब्द हो या शब्द का अंश हो, यानी कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उपसर्ग कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, उपसर्ग होता क्या है? तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। सीधी सी बात है कि आप अंत में, कहाँ पे बाबू? आप अंत में, आप अंत में ना क्या करेंगे? आप अंत में क्या करें कि आप अंत में शब्द ढूंढ ले,
अगर आप उपसर्ग बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ शब्द ढूंढेंगे, अंत में आप शब्द एक ढूंढ लें और उसके आगे जो भी चीज बच जाएगा वही आपका उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जब हम आगे चलेंगे तो जरा देखिए आप, अनजान, जान शब्द है या नहीं है, अनजान शब्द है, आगे बचा क्या, अ और न, यानी कि उपसर्ग क्या हो गया, अ और न, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। कहां से कोई बच्चे, किसी बच्चों का आवाज आया है, सी नंबर, इसमें हलंत है। आप यहाँ पर संयुक्त देख रहे हैं क्या, जस्ट अभी आपको समझाया गया कि हलंत वहीं लगता है जहाँ संयुक्त हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरातन, तन मतलब शरीर, आगे क्या बचा, पूरा, तो क्या हो गया, पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि, लास्ट में निधि एक शब्द है, नाम भी होता है। ठीक है, आगे क्या बचा, प्रति, यानी कि ए नंबर। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर ऐसे ना लिख दे, ऐसे ना लिख दे, अगर ऐसा लिखे तो ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मात्रा भी मिला लेना है। ठीक है, मात्रा भी आपको यहाँ पर मैच करना है। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम और नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे और हम बढ़ रहे हैं अब अपने 100वें नंबर क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे। और संभवतः ये सभी क्वेश्चन आपको अपने परीक्षा में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है, इसलिए सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ताकि यहाँ से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए तो आपको पूरा मदद मिल सके। 95 नंबर क्वेश्चन, उपभाषा, अंत में भाषा है, पहले उप, क्या हो जाएगा बाबू, उप। यहाँ पर लिखा गया है विशेष, शेष आपको पता है कि ये शब्द है, आगे क्या बचा, वी, कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुकर्म, लास्ट में क्या शब्द है, कर्म, आगे क्या बचा, सो, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब यहां देखिए, मैं स्वयं खा लूंगा, यानी कि ये अपना काम स्वयं कर सकता है, ये इसका निजी काम है। भोजन करना, कपड़ा पहनना हमारा निजी काम होता है। ठीक है, इसलिए मैं स्वयं खा लूंगा, यहाँ निजता को दर्शाया जा रहा है, इसलिए निजवाचक। बेईमान शब्द है, कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, बताइए। देशज, देसी, हमारे यहाँ का, आपके कहने का मतलब यही है। देखिए, हम लोग जिस देश में निवास करते हैं ना, ए बाबू क्वेश्चन देखिए, बेईमान शब्द है, कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। हम जिस देश में निवास करते हैं ये संस्कृतियों का देश रहा है, और हमारे यहाँ चोरी, डकैती, बेईमानी जैसा कुछ नाम ही नहीं था। ये जो भारतवर्ष है इसमें डकैती की स्टार्ट कब से हुई, बेईमानी की स्टार्ट कब से हुई, प्रारंभ कब से माना जाता है। का राइमिंग तोड़ देता है मेरा तो लोग, अब का कपार बताएं। इससे बढ़िया तो हम क्लासवा को खाली करके अलगे पढ़ा के तोड़ने के वीडियो भेज देते। मैं ताकू कि बच्चा को समझा रहा हूँ, बच्चा दूसरे किसी को समझा रहा है, हो गया। देखिए, बेईमान शब्द है, ये बेईमानी आई कहाँ से, तो हमारा जो भारतवर्ष है संस्कृति और सभ्यताओं का देश रहा है। यहाँ पर चोरी डकैती जैसा कोई चीज ही नहीं था, वो तो बाहर से मुगल शासक आए और भारत को लूटना प्रारंभ कर दिए, बेईमानी करना प्रारंभ कर दिए, यानी कि ये बेईमानी आई कहाँ से, विदेशों से आई। इसलिए ये जो बेईमान शब्द है विदेशज है, क्या है, विदेशज है। आगे बढ़ते हैं, आज का और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार है, कहाँ पर, हिंदी में, तो लिंग के हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है यही मैं चाहूंगा कि आप इसको घर पर बैठकर एक बार फिर से देख ले। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस क्वेश्चनों पर आप फिर से वर्क कर ले, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन
आपके एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही एक नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, गुड बाय।